ओवैसी साहब, ये बताइए कि पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा अरसे से मुजाहरे, एहतजाज, प्रदर्शन, नागरिक कानून जो है, शहरियत के जो कानून है, इसके ख़िलाफ़ चल रहे हैं। हुकूमत कहती है कि वो शहरियत के कानून पर पीछे नहीं हटेगी, और मुजाहिरीन और जो प्रदर्शनकारी हैं वो कहते हैं कि हम जब तक ये पीछे नहीं हटते, हम इसे वापस नहीं लेते, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जो एक डेडलॉक है, ये कैसे टूटे? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो एहतजाज जो हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये अब एक अवामी एहतजाज की शक्ल इख्तियार करते जा रहा है। और अगर हुकूमत या मोदी सरकार पीछे नहीं हटना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि अवाम भी पीछे नहीं हटेगी। और जब कभी भी तारीख़ जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की तारीख़ गवाह है कि जब कभी एक अवामी एहतजाज होता है और अवामी एहतजाज बमुकाबला एक हुकूमत का होता है, तो हुकूमत बनती है आवाम से। इसको कोई आसमान से लोग आके नहीं बनाते, अवाम ही उनको हुकूमत बनाती है। तो अगर हुकूमत में इखलास होगा, ह्यूमिलिटी होगी, तो वो इस आवाम के इस एहतजाज को समझेंगे और जो गलत कदम उन्होंने उठाया उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसको सही करेंगे, अपनी गलती को सही करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एहतजाज चलेगा। और मुझे यकीन है कि, और हम उम्मीद भी करते हैं कि ये जो पुरअमन एहतजाज जब तक चल रहा है, इसको और कम से कम 3 महीने चलना चाहिए। और जब भी जाकर हुकूमत को पता भी चलेगा कि अवाम जब और इसमें शामिल होते जाएगी और शामिल होते जाएगी, तो हुकूमत को लामहला इसको कबूल करना पड़ेगा कि उन्होंने गलती की है। तो ये जो सिचुएशन है, क्या इसमें ऐसा नहीं लगता कि किसी मरहले पर हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए आगे बढ़कर इस सिलसिले में? नहीं, देखिए, बातचीत करने के लिए हर कोई तैयार है। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनका एक ही साफ तौर से उनका यही नारा है, ऐलान है, मुतालबा है, डिमांड है कि हम CAA को, NPR, NRC को रिजेक्ट करते हैं। ये सरकार को मानना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि बातचीत कहाँ पर होगी? बातचीत उस वक्त होगी जब सरकार की तरफ से हालात को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जाएगी, हालात को नॉर्मल सी लाने की कोशिश की जाएगी। बजाय उसके सरकार तो इस एहतजाज को और बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और बढ़ेगा वो, क्योंकि उनके बयानात देख लीजिए आप। प्रधानमंत्री ने, वज़ीर आज़म ने रामलीला ग्राउंड में कहा कि किसने कहा NRC आएगी। अरे भाई, आप ही के होम मिनिस्टर ने मेरा नाम लेकर पार्लियामेंट में कहा था कि OEC देश में NRC आएगी। फिर आप ही के बंगाल के सदर कहते हैं कि 1 करोड़ लोगों को हम मुल्क से बांग्लादेश भिजा देंगे। तीसरा, इन्हीं के लोग कहते हैं कि जो हैदराबाद से दूर भैंसा में फसाद हुआ, वहाँ के आप वीडियोस देखिए, बड़े शर्मनाक और अफसोस भी हुआ कि फसाद हुआ। मगर जो नारे लगाए गए फ़िरक़ा परस्त ताकतों की वजह से कि अब NPR आएगा, NRC आएगा, तो हालात को डिफ्यूज़ कहाँ कर रही है सरकार? फिर इनका एक मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, जनाब अनुराग ठाकुर, वो कहते हैं एक इलेक्शन मीटिंग में कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। भाई, ये लड़ाई बैलेट की लड़ाई है ना, बुलेट की तो नहीं है, गोलियों की लड़ाई नहीं है। फिर इन्हीं की तरफ से होता है। और फिर आज हम देखते हैं कि उनके बयान के 48 घंटे के बाद कल जामिया के बच्चों के ऊपर एक शख्स जो है गोली चला देता है। उसके बावजूद भी, इन तमाम प्रोवोकेशन और इश्तियाल अंगेज बयानात के बावजूद भी सबर का दामन अवाम नहीं छोड़ रही है। एक हज़ारों का मजमा नौजवानों का है, गोली चलाई गई, एक तालिब इल्म जख्मी हुआ, उसके बावजूद भी वो लड़के पुरअमन रहे। इससे बढ़कर प्रूफ और क्या चाहिए? कि और ये माहौल जो तैयार हो रहा है तो हुकूमत तरफ से, सरकार की तरफ से हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हिंदू हैं इस मुल्क के, वो ये सोच रहे हैं कि मुस्लिम, चूँकि मज़ाहिरों में ज़्यादातर मुसलमान हैं, वो इस कानून की इसलिए मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदुओं और सिखों को शहरियत देना चाहते हैं? नहीं नहीं, देखिए, मैं एक बात पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, पार्लियामेंट में ने कहा, मुझे हरगिज़ इस बात का गम और अफसोस नहीं है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से कोई मुसलमान भारत को नहीं आएगा। मुझे गम इस बात का है कि भारत की पार्लियामेंट की तारीख में पहली मरतबा एक इस तरह का कानून बना है, मजहब की बुनियाद पर बना है। कभी ऐसा कोई पार्लियामेंट में कोई कानून नहीं बना आज तक कि मजहब के नाम पर मुसलमानों को उससे मुस्तस्ना रखा गया, मुसलमानों को बल्कि उससे दूर रखा गया।
हमारी पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी में तारीख में इस तरह कानून नहीं बना। मुझे उस बात का गम है। गम इस बात का है कि सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर 3 है उसकी खुली खिलाफ वर्जी की है। तीसरी बात, हम दीगर अपनाए वतन को, हमारे दीगर वतन के लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप ये बताइए कि अगर कोई ओवरस्टे करता है भारत में आकर 1 से 90 दिन, 90 से 100 दिन, 100 से 200 दिन, भाई अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसको 300 रुपये का फाइन, और मुसलमान है तो उसको $200, 92 डेज से अगर ज्यादा होता है तो उसको $400 मुसलमान है तो, और नॉन मुस्लिम है तो 400 रुपये, 92 डेज से ऊपर 2 महीने 2 साल तक होता है तो उसको 500 रुपये, और यहां पर $500। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हुकूमत के इन इकदामात को, नहीं, इन कदम को किस तरह आप देखते हैं, क्या सोचते हैं कि हुकूमत क्यों कर रही है? हुकूमत तो इसलिए कर रही है कि भारत की खूबसूरती क्या है पूरी दुनिया में। भारत की खूबसूरती क्या भारत के जंगल है, या शेर है, या मोर है? भारत की खूबसूरती क्या ताजमहल है? क्या भारत की पहचान नहीं है इन चीजों से? भारत की पहचान इसलिए की जाती है क्योंकि वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जहां पर तमाम मजहब के लोग रहते हैं, जहां पर हजारों की तादाद में तहजीब, कल्चर है, हजारें जबानें बोली जाती हैं। सारी दुनिया इस वंडर को देखकर ताज्जुब करती है कि भाई ये कैसे मुमकिन है। ये भारत की खूबसूरती है, और नरेंद्र मोदी इस खूबसूरती को खत्म करना चाहते हैं। कैसे? इस मुल्क को एक मजहब का मुल्क बनाकर। यह मुल्क की खूबसूरती यह है कि इसका कोई मजहब नहीं है। यह मुल्क उनको भी मानता है जो मजहब को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते। इसीलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है मुसलमानों की तरफ से? ज्यादातर आसाम में जो कुछ हुआ, 19 लाख अवाम के नाम नहीं आए एनआरसी में आसाम की, जो सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया, उसमें सिर्फ 5 लाख मुसलमान हैं, बाकी गैर मुस्लिम है। उनको सिटीजनशिप देने के लिए खुद आसाम का फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि हम 5 लाख बंगाली हिंदू जबान बोलने वालों को सिटीजनशिप देंगे। अरे भाई, वो मुसलमान में तो बंगाली जबान बोलते हैं, उनको नहीं देंगे आप? नहीं, उनको नहीं देंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन है तो नहीं है तो बताइए क्या डिस्क्रिमिनेशन है फिर ये जो प्रदर्शन और मुजाहरे जो हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये कोई दबाव बना पाएंगे? आपने एनआरसी का जिक्र किया, हुकूमत ने एनआरसी का ऐलान किया था और फिर पीछे हटी। नहीं, एक मिनट देखिए, सरकार की झूठ को मंजिल तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं कि एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के 2 रुख हैं। ये 2003 के रूल्स के तहत हो रहा है, और रूल 3 और रूल 4 आप पढ़ लीजिए। एनपीआर शुरू होगा तो एनआरसी होगा। और ये जो रूल्स है ना, ये तो टाटा और पोटा से बदतरीन रूल्स बनाए गए। कैसे बताइए? अगर शकील साहब का नाम पे अगर कोई सेक्शन ऑफिसर ऑब्जेक्शन डाल देगा कि डाउटफुल है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर आ जाएगा। ये रूल में है। अच्छा चलिए, उसके बाद लोकल रजिस्टर की लिस्ट बनेगी। रूल 4 में कोई भी जाकर ऑब्जेक्ट कर सकता है आपके नाम पे, मेरे नाम पे, कि ये डाउटफुल सिटीजन है। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट करेगा उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होना चाहिए? नहीं, जिस पे ऑब्जेक्ट होगा, डाउटफुल होगा, उसको बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ये क्या मजाक है? आप बताइए कि ये ना सिर्फ एंटी मुस्लिम है, बल्कि एंटी दलित है, एंटी आदिवासी है, बल्कि एंटी पुअर है। ये तो पूरे गरीबों के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? आपको पूछा जाएगा डॉक्यूमेंट्स लाइए, बर्थ सर्टिफिकेट पूछा जाएगा। शकील साहब, आप सुनिए, हमारे मुल्क में इसी सरकार ने 2015 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया। मोदी सरकार खुद कह रही है कि 28% भारत के लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जिसमें से 40% मुसलमान, दलित हैं, 44% आदिवासी हैं। कहां से बर्थ सर्टिफिकेट लाएंगे? सबको लाइन में खड़ा कर देंगे। 137 करोड़ की इस मुल्क की आबादी है। लेकिन वैसे साहब, ये जो चीज़ें इन्होंने नाफिज की हैं, जो कानून लेकर आए हैं, इनका वादा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया हुआ था। इनका वादा क्या पत्थर की लकीर है कि आसमान से कोई नाजिल हुआ? है कागज ही तो है ना आपका। अरे वो जो बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, उनको आप कहते हैं कि तुमको पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, कागज की भी जरूरत नहीं, हम दे देंगे भारत की शरीयत। और मैं जो यहां पर हूं, मेरी पूरी पीढ़ी यहां पर है, 150 साल का मेरे पास ये मेरी तारीख है यहां पर, और मुझे कागज पूछेंगे आप? बताइए, हर भारतीय के लिए, हर इंडिया के सिटीजन के लिए अगर कोई भी जाकर पूछेगा, बताइए तुम भारत के शहरी हो नहीं हो, अरे ये तो डिग्निटी की बात है ना। तो ये क्या मुसलमानों को टारगेट करके ये कानून लाया गया है? और लाया गया तो क्यों ऐसा है? यकीनन किसको टारगेट किया जाएगा? गरीबों को टारगेट किया जाएगा। मुसलमान भी तो आएंगे उसमें।
सब आएंगे ना। आसाम में आप 5 लाख मुसलमानों को क्यों नहीं सिटीजनशिप, बताइए मुझे। मेरा एक ही सवाल सरकार से चैलेंज कर रहा हूं, आप जब 5 लाख बंगाली जबान बोलने वाले हिंदुओं को आसाम में सिटीजनशिप देंगे तो 5 लाख मुसलमानों को क्यों नहीं देंगे, वो भी बंगाली जबान बोलते। एक सवाल कर रहा हूं, बताइए सरकार कहती नहीं कहती है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ कह रहे हैं। आसाम के लोग वहां देंगे, तो वही तो डर है सबको कि आसाम में आपने नहीं दिया, मुसलमानों को नहीं दिया, आपने आसाम में हिंदुओं को दे रहे हैं बंगाली जबान, वही हाल यहां पे करेंगे आप। सरकार तो ये कह रही है कि जो तहरीक चला रहे हैं, जो शरीयत कानून के खिलाफ हैं, वो मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं। आरटीआई का एप्लीकेशन डाला गया था जिसमें कहा गया कि कोई टुकड़े टुकड़े नाम की गैंग ही नहीं है, ग्रुप ही नहीं है। लेकिन उन्होंने वीडियो वगैरह दिखाया कि जहां शाहीन बाग के या कहीं कर कि जहां पर कुछ अलहदगी पसंदी या कुछ। देखिए, जो अलहदगी पसंदी की बात करता है ना, हम उनसे मुत्तफिक नहीं है, हम उनकी बात को एक्सेप्ट भी नहीं करते। मगर शाहीन बाग को शैतान बाग कहना वाजिबी बात है। शाहीन बाग में जो पिछले 45 दिन से जो खवातीन 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर में बैठी हुई है, उनको उनकी तौहीन करना कि 500 रुपये दे कर लाएंगे। चलिए मैं देता हूं 44 दिन, चलिए 1000 रुपये करो देता हूं, बैठो, चलो देखते हैं बैठते क्या कोई। तौहीन है उनकी, क्यों बैठी है? एक दिल में तड़प है, फिक्र है इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए, इस मुल्क की खूबसूरती को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं और आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। बल्कि अमित शाह कह रहे हैं कि शाहीन बाग चाहिए आपको, नेशनलिज्म चाहिए। अरे मुल्क बड़ा है ना, इसी मुल्क में तो शाहीन बाग है। और वो कौन सा डिमांड है उनका? क्या वो अमित शाह मोदी से कह रहे हैं कि आसमान से तारे तोड़ कर लाओ? वो कह रहे हैं कि संविधान को बचाओ, मजहब के नाम पर तुम कानून बनाए हो, गलत बनाए हो। एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। नफरत इतनी है सर, मैं बता रहा हूं आपको कि पुडुचेरी यूनिवर्सिटी है, एक मुस्लिम लड़की गोल्ड मेडल जीतती है, गोल्ड मेडल, प्रेसिडेंट से उसको गोल्ड मेडल मिलना है, महज उसको कॉन्वोकेशन में जाने नहीं दिया गया क्योंकि हिजाब पहनी हुई। ये नफरत है आपकी। और आप कह रहे हैं कि जब वो इन्यूमेटर्स निकलेंगे, डाउटफुल नहीं लिखेंगे मुसलमानों को, डाउटफुल नहीं लिखेंगे। 25 बच्चों को गोली मार दी उत्तर प्रदेश में आपने। बिजनौर में एक आईएएस की तैयारी कर रहा था, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने एक 15 साल का मुसलमान लड़का आकर कहता है कि ये मेरा खून आलूदा शर्ट है जहां पर पुलिस स्टेशन ने मुझे गरम गरम लोहा करके मेरी पीठ को चलाया गया था। नफरत के मुजाहरे नहीं होंगे जब इन्यूमरेटर्स निकलेंगे, महलों में जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? अंबेडकर नाम का एक डिफिल स्कॉलर है मैथमेटिक्स का, उसको मारा गया कि तू मुसलमानों के साथ क्यों गया? कई लोग ये कह रहे हैं कि ये जो चल रहा है ये बीजेपी के हिंदुत्व का एजेंडा है। यकीनन है। इसलिए क्यों है? पूछ लीजिए आरएसएस वालों से। क्या 1935 के दहे में गोलवालकर ने नहीं कहा था कि मुसलमानों को इस देश में रहना है तो बगैर सिटीजनशिप के रहना पड़ेगा? और उनके शागिर्द हमारे वजीर आजम उनकी उस ख्वाहिश को पूरा करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी किताब में कितने तारीफी कलिमात लिखे गोलवालकर के बारे में, पढ़ लीजिए, हम पढ़े हैं। उन्होंने 1935 में कहा था ये बात, आज आप करने जा रहे हैं। आप हमको सिटीजनशिप से महरूम करना चाहते हैं। यकीनन आपका इरादा यही है, वरना ये रूल्स क्या है, एनपीआर एनआरसी क्या है? तो ये बताइए कि सूरत हाल में क्या रास्ता नजर आ रहा है, मुस्तकबिल क्या नजर? रास्ता से एहतजाज है। मैं सलाम करता हूं उन माँ और बहनों को जिन्होंने मुझे फ़ोन कर कर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी अगर आज एहतजाज नहीं करोगे तो कल हमारे जनाजे उठेंगे। सही कहा उन्होंने। ये मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल को बचाने की लड़ाई है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय एहतजाज करने के। ये सरकार नहीं सुनने वाली है, ये सरकार सुनने तैयारी नहीं है। ये सरकार ये समझती है कि 306 उनके पास एमपी हैं तो वो जो चाहे कर सकते, खुद मुख्तार है। संविधान को के ऊपर नहीं चलाना चाहते, अपनी मर्जी के ऊपर, अपनी आइडियोलॉजी पर चलाना चाहते हैं। क्यों कहा वजीर आजम ने, प्रधानमंत्री ने, कि जो लोग वायलेंस कर रहे हैं उनको कपड़े देखकर पहचाना जाए? क्या कपड़े पहना होता कल का लड़का? वो 25 बच्चे जो मर गए यूपी में, कौन से कपड़े पहने हुए थे वो? 25 में अभी तक 22 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जाती है, दफनाने नहीं दिया गया उन लोगों को। कौन कह रहा है? कौन डॉग, जो अंग्रेजी में कहते हैं डॉग विजिल पॉलिटिक्स, कौन कर रहा है? कौन शाहीन बाग को शैतान बाग कह रहा है? कौन कह रहा है कि शाहीन बाग के खिलाफ वोट दो? अरे वो ये महिला है ना, आप ही तो कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म होता है। आप ही कहते मुस्लिम महिला नहीं निकलती बाहर, मर्द दबाते हैं उसको। अब जब मुस्लिम महिला निकल कर असर्ट कर रही है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? नतीजा क्या निकलता वो मुझे नहीं मालूम, कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मगर कम से कम जब आप तारीख लिखेंगे तो गद्दारों की फहरिस्त में मेरा नाम तो नहीं आएगा कि ये उस वक्त
ये लोग खामोश बैठ गए थे, इन्होंने एहतजाज नहीं किया। और इस लड़ाई में अब तक तो 25 बच्चे शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं, अपनी जानें दे चुके हैं, एक बच्चे की आंख चले गई। ये तो हमको देना है। आज अगर हम एहतजाज नहीं करेंगे तो फिर कल का मुस्तकबिल हमारा अच्छा नहीं रह सकता। इस मुल्क को बचाने की लड़ाई है। असदुद्दीन ओवैसी हो या मौजूदा वजीर आजम मिस्टर मोदी हो, हम जैसे लोग आके चले जाएंगे। मुल्क बहुत बड़ा है, मुल्क की खूबसूरती को बरकरार रखना ही हमारी जिम्मेदारी है।